बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात होगी तिरंगा रैली के हवाले से। यौम इल्हाक़ के पेश नज़र बीजेपी जम्मू कश्मीर ने तिरंगा रैली निकाली है जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से और श्रीनगर के, जहाँ पे सुबह हम बात करें तो घंटाघर के करीब अगर झंडा लहराने की कोशिश भी की गई थी, पुलिस ने उसको नाकाम बनाया। उसके बाद यहाँ श्रीनगर में टैगोर हॉल से लेकर श्रीनगर के SKC तक एक तिरंगा रैली निकाली गई है। तिरंगा रैली का क्या मकसद है, क्योंकि इससे पहले भी ये जो दिन 26 अक्टूबर है ये मनाया जाता था, यौम इल्हाक़ इससे पहले भी होता था, मगर तिरंगा रैली कभी हमने नहीं देखी। क्या अब झंडे के हवाले से सियासत हो रही है? इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े इसी मामले पे। हिलाल, अब झंडे की सियासत कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि यौम इल्हाक़ तो इससे पहले भी हमने देखा, मगर तिरंगा रैली जो है वो पहली बार दिख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 1947 से ही जब हम देख रहे हैं तो इल्हाक़ भारत के साथ हुआ है और उस वक्त के महाराजा ने वो इल्हाक़ किया है। उसका बाज़ाब्ता इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के नाम से भी उसे जाना जाता है। लेकिन आज इतने सालों बाद इस पर सियासत क्यों इतनी तेज़ हो गई है, ये तस्वीर साफ़ है पूरे मुल्क के अंदर। एक स्टेट में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और एक मखसूस पार्टी उसका फ़ायदा वहाँ पर उठाना चाहती हैं और उठा भी रही हैं। और दूसरी जानब जब हम रीजनल लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पर भी महबूबा मुफ्ती ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल करके झंडे लहराने की बात करते हुए जब उन्होंने ये कहा, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं उसका वास्ता था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उसी को फॉलो अप करते हैं अब भारतीय जनता पार्टी ने अब इससे नेशनल लेवल पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और यही वजह है कि आज ये तिरंगा रैली करने की बात की गई है। तो क्या तिरंगा रैली का मतलब है कि सिर्फ एक मखसूस पार्टी कर सकती है या सारे लोग भी कर सकते हैं? इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस तिरंगे को लेकर या झंडे को लेकर सियासत अब बढ़ने लगी है और हर कोई पार्टी अब इसे कैच करने की कोशिश करेगी। लेकिन मुख्य तौर पर PDP और भारतीय जनता पार्टी इसमें सामने आई है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने जब से ये बयान दिया है उसके बाद हमने लगा कि उसके बाद PDP के अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया था। और ठीक उसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि PDP एक्टिव हो गई है तो कुछ लीडरान ने कपड़े भी फाड़ दिए और कुछ लीडरान ने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस पर बयान देने शुरू कर दिए हैं। और इससे जो दोनों पार्टियाँ हैं अपना जो काडर है वो उसमें एक तक़वियत आ रही है, उसमें एक मजबूती आ रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी की कोशिश करते हुए श्रीनगर से भी एक रैली निकालने की कोशिश की है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या उन्होंने इस रैली को, क्योंकि श्रीनगर एक हाइपर सेंसिटिव एरिया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या उन्होंने इस हवाले से सिक्योरिटी एजेंसीज से इजाज़त हासिल किया था? अगर लिया था तो फिर क्यों उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है लाल चौक के अंदर झंडा फहराने की? क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन्हें हिरासत में लिया है। यानी अब एक तबके के अंदर ये भी डिमांड बढ़ रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अमन को ख़राब करने की कोशिश की है सिर्फ झंडे का नाम लेकर। तो इस तरह से सियासत बढ़ने लगी है। अब आइंदा दिनों में देखा जा सकता है कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा। हिलाल, जहां अपने अब एक मखसूस पार्टी के लोग जो जिन्होंने आज रैली निकाली है, आज जितने भी अब सियासी पार्टीज़ है वो अगर इस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं उनको इजाज़त मिलेगी। एक तरफ 144 इम्पोज है, दूसरी तरफ कोविड-19 की वजह से सरकार ने इन रैलीज़ पे या जहाँ पे लोगों को जमा करने के लिए पाबंदी लगा रखी है। अब शादियों पे तो आप नहीं जा सकते हो, तो रैली को कैसे इजाज़त दी गई है? क्या ये सवाल नहीं है? देखिए, यही बात है, दो चीज़ें हैं। एक तो कोविड चल रहा है, कोविड के चलते क्या आप इस तरह लोग असेंबल हो सकते हैं? अगर आप श्रीनगर के टैगोर हॉल के वो मनाज़र देखेंगे तो कुछ ही लोगों ने मास्क का भी इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है उस पर लोग अब बोलने लगे हैं कि फिर क्या ये मखसूस लोगों के लिए ये कार्रवाई होती है या जो लोग हिज़्ब इक़्तिदार में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है? नंबर एक। नंबर दो की जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उस हवाले से जो नेसेसरी परमिशंस जो है हासिल करने होते हैं, क्या उन्होंने इस तरह के किए हैं? क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इसमें शामिल थे वो बेशतर लोग उसमें अंडर सिक्योरिटी कवर है, तो इस वजह से उन्हें ये चीज़ें जो है इस हवाले से जो इजाज़तनामा है वो हासिल करना कानून के मुताबिक है। लेकिन क्या ये चीज़ें हुई हैं? अभी इस पर कोई पुलिस एहलकार या पुलिस ऑफिसर भी कुछ लबकुशाई करने से गुरेजी कर रही हैं। किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या इस हवाले से परमिशन हासिल किया गया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इल्हाक़ का दिन इसको मनाना
जम्मू कश्मीर के अंदर इस दिन के हवाले से हमेशा डिफरेंसेस लोगों के अंदर रही है। एक तबका ऐसा है जो इसे नहीं मनाते हैं, लेकिन एक तबका आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि जो इसको मना रहे हैं। अदरवाइज लाल चौक एक हाइपर सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर हमने देखा कि सबसे लाली परचम भी काफ़ी वक्त जो है वहाँ से लहराए गए और उसके बाद कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि एक तो आइन के अंदर वो नहीं आता था और दूसरी बात यह है कि उससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती थी। लेकिन आज जितनी बार भी यहाँ पर कोई भी झंडा लहराने की कोशिश की गई है, वहाँ पर बर वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज ने कार्रवाई की है और ऐसे लोगों को या तो हिरासत में लिया है या उन्हें वहाँ से डिस्पर्स किया है। ठीक इसी तरह उसी कानून के तहत आज सिक्योरिटी एजेंसीज ने लाल चौक के अंदर भी ये कार्रवाई अंजाम दी है। लास्ट में जानना चाहूँगा मैं आपसे, पीपल्स अलायंस का वजूद में आना, क्या आप मानते हैं कि जो माहौल यहाँ का था वो चेंज हो गया सियासी तौर की अगर हम बात करें? और दूसरा एक अहम यह है कि पीपल्स अलायंस वजूद में आ गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरपरस्त बने, महबूबा मुफ्ती भी इस नायब सदर बनी है और मुख्तलिफ लीडरान को उसमें जो अपनी जिम्मेदारियाँ दी गई है, लोगों में कितनी एक्सेप्टेंस आप देख रहे हैं इस पीपल्स अलायंस की अगर आज के माहौल की हम बात करें? देखिए, बरसर इक़्तिदार जो मुल्क के अंदर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनका जो मंशूर है या उनका जो रोड मैप है जम्मू कश्मीर के लेकर, वो उन्होंने अंजाम दिया हुआ है, ख़ासतौर पर जब हम 370 को हटाने की बात करते हैं। लेकिन जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, उनका कहना था कि कल तक यानी 5 अगस्त साल 2019 तक ये आर्टिकल 370 उसी मुल्क के आइन का हिस्सा था जिसका अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जो प्रधानमंत्री आई हैं उन्होंने उसकी कस्में खाई हैं। तो क्या वो गलत था? और आज अगर मरकज़ी सरकार के कुछ वज़रा ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टीज़ ये कहती हैं कि 370 वापस आ जाएगी, तो वो गलत बोल रहे हैं और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। और उनने ये भी तक कहा है कि 370 पर कोई भी नारा देना अब जो है नाकाम ही रहेगा, क्योंकि 370 वापस आने वाले नहीं है। लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और उनने जो मरकज़ में रविशंकर प्रसाद है, भारतीय जनता पार्टी के फायरमैन लीडर हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जब तक मुल्क का सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है तब तक आप जो फैसला आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं सुना सकते हैं, तो इस वजह से आप उस चीज़ से दूर ही रहें। यानी लोगों के अंदर जो कश्मीर के अंदर जो ये अलायंस बन रहा है, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो सेंटिमेंट्स है, ख़ासतौर पर कश्मीरी लोगों के सेंटिमेंट्स है, उसकी तरफ जो है तर्जमानी कर रहे हैं और इससे ये मजबूत से मजबूतर दिन ब दिन होने जा रहा है। क्योंकि बहुत कम वक्त हमने देखा कि जब रीजनल पार्टीज़ यहाँ किसी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रीजनल पार्टीज़ जो है एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक जो मजबूती है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उन्हें लग रहा है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है और इस वजह से ये अलायंस ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर भी काफ़ी मजबूत हो सकता है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और बात हो रही थी तिरंगा रैली के हवाले से, जहाँ पेंडेमिक है, 144 इम्पोज है, तो कैसे अलाउ किया गया है कि टैगोर हॉल से लेकर SKC तक ये रैली निकाली गई है और जो मनाजिर आपने देखे जहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं थी, जहां मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्या सरकार का जो कानून है वो शादियों तक महदूद है या आम लोगों तक महदूद है? क्या सियासी लोगों तक वो कानून नहीं पहुंच पाता है? जहां पे हम शादियों में किसी को अलाउ नहीं करने की इजाज़त की बात कही जाती है कि शादियों में लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी जगह आप गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। अब जब सियासी पार्टी और एक मखसूस पार्टी के लिए जहाँ पे रैली निकाली थी, वहाँ उनको अलाउ भी किया गया है और उन्होंने बाज़ार तौर पर रैली भी निकाली है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबों के हवाले से। आज वोटिंग का सिलसिला आज सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और क्या नताइज सामने आ सकते हैं, शाम देर गए तक ये पूरे जो मामला है वो लोगों के सामने आ जाएगा कि किस पार्टी ने झंडा गाड़ दिया। मगर अभी की क्या सूरत हाल है, काउंटिंग के हवाले से बात करें, कौन सी पार्टी है जो आगे चल रही है, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथी इसाक बराह रास्त लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हैं। इसाक, इस वक्त की सिचुएशन क्या है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा बारी लग रहा है आपको? जी, अगर हम इस वक्त की सिचुएशन की बात करें, इस वक्त में ठीक भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख हेडक्वार्टर पे मौजूद है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है जश्न के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पे जीत हासिल किया है, क्योंकि अगर हम बात करें 26 सीटों में से 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है, 2 कांग्रेस ने जीता है और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीता है अभी तक
तक के आंकड़े के हिसाब से। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल जो है वो शुरू हुआ है। मैं विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमात श्री नमग्याल खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे सपोर्टर्स और जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनके साथ यहाँ पे नाच रहे हैं और जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद फ्रैक्चर मैंडेट की बात हो रही थी। कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं पलटाबारी होने की बात बताई जा रही थी। अपनी पार्टी भी कहा जा रहा है कि वो आप भी कुछ सीटें ले सकते हैं, मगर ये जो हालात, ये जो तस्वीर बदले हैं, ये इसकी क्या वजह है, क्यों ये तस्वीरें बदली? जी इलेक्शन से पहले जिस तरह से काफी नेक टू नेक कंपटीशन दिखाई दे रहा था, लेकिन लद्दाख के अंदर आप जानते हैं खासकर लेह के अंदर जनरल और बेसिक इशू था। जनरल था लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जिसमें 6 शेड्यूल था। बेसिक इशू था जो है दूर दराज इलाकों में जो पानी का अगर हम बात करें बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत था। लेकिन अगर हम अभी तक के आंकड़े के हिसाब से जिस तरह से नुब्रा वैली से कांग्रेस को 1 से 2 सीट माना जा रहा था, लेकिन नुब्रा वैली में से 5 जो सीट है 5 सीट क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी जानिब अगर हम देखें जिस तरह से चंगथंग रीजन है, चंगथंग रीजन से भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल किया और जो एडजस्टेंट एरिया है, सेंट्रल लेक के एडजस्टेंट एरिया है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ठान ली है, लोगों ने माना है कि अगर जो है लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकता है। इस तरह की शायद लोगों के मन में होगा, इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया होगा। दूसरी जाने भारतीय जनता पार्टी का सत्ता जो है यूनियन में सत्ता में है, लेह के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे हैं। इसाक बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी इसाक बात कर रहे थे लद्दाख से और बात हो रही थी जो काउंटिंग चल रही है लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शनों की। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो अक्सरियत में आ सकती है, जिस तरह अभी जो फिगर्स सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे हम टूरिज्म सन्नत के हवाले से। आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद और फिर कोविड-19 की वजह से टूरिज्म सन्नत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बाहर मुल्कों से या बाहर रियासतों से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आए, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री के साथ जो भी लोग मुंसलिक थे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब वक्त गुजरता जा रहा है और कोविड के बीच में ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। आज भी हमने देखा श्रीनगर के मुगल गार्डन्स में हमने देखा कि मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे टूरिस्ट आए थे और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को या खासकर वादी कश्मीर को पहली बार देखा और खुशी का इजहार किया, मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोविड के बीच में भी यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं और जो यहाँ से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। आप यहाँ आए हैं कश्मीर में, इस माहौल में कैसा लग रहा है आपको? भाई हम कश्मीर इसीलिए तो आए हैं क्योंकि हम यहाँ 3 बार आए हैं और हमें पता है कि हमें अपना यहाँ वलीमा कितना अच्छा होगा मेरा। अभी अपनी बेगम के साथ वलीमा और ख़ास तौर पे कुछ कश्मीर के साथ देखें तो बॉलीवुड की फिल्में बहुत हैं। कश्मीर की कली आपके साथ अपनी कली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कश्मीर में है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कश्मीर जैसी जगह क्यों चुनी आपने? और भी स्विट्जरलैंड लोग जाते हैं बाहर जगह। नहीं, हमारे पास स्विट्जरलैंड है ना, हमारा अपना स्विट्जरलैंड कश्मीर है ना, तो हम उनका स्विट्जरलैंड क्यों जाएं? हमारे पास सबसे अच्छा स्विट्जरलैंड यहाँ है। ये बताइए, आपने कहा स्विट्जरलैंड है अपना, तो यहाँ के लोग मिलनसार लगे आप? माशाल्लाह यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लगे हैं, इसीलिए भाई हम इतनी बार यहाँ मैं 3rd टाइम आया हूँ। कोई भी आज तक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे मिलने के बाद उसने ये ना कहो कि आप मेरे घर आइएगा। कुछ खबरें बाहर जाती है ऐसी कि वहाँ मत जाओ, हालात ख़राब है, दंगे फसाद। आपको लगता है कि गलत खबरें और गलत अफवाहें जाती है? गलत अफवाहें भाई तभी है जब तक आदमी उसे न्यूज़ पे देखेगा। वो जब यहाँ आएगा, जब उसे रियलाइज़ होगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे टूरिस्ट कश्मीर आ रहा है? एग्जैक्टली जो कल हम एयरपोर्ट पे थे तो हमारी बात उनसे हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि दिस इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप आफ्टर 370 एब्रोगेशन एंड आफ्टर कोविड-19. सो वी आर रियली हैप्पी दैट टूरिस्ट्स आर coming back to Kashmir and they are enjoying really much and they are following the SOPs right from the airport. तो वहाँ से इनकी SOP चलती है, so इनको बहुत अच्छा लग रहा है। So I think tourism sector को अब करना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए कश्मीर with proper SOPs। अगर follows होंगी तो I don't think so कि any कोई problems होगी। चलिए नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथी इरफान फाजिल ने टूरिस्टों के साथ बात की थी जो मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे आए थे और जम्मू कश्मीर के हालात और खासकर कोविड-19 की वजह से जहाँ यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे, उस हवाले से उन्होंने बात की थी कि कितनी खुशी इन टूरिस्टों को है जो आज जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर आए थे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे रोजगार के हवाले से, जहाँ आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद सरकार ने कितने वादे किए थे। लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा, लोगों को नौकरी दी जाएगी। आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद फिर कोविड-19 और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें
تو ایسے کافی زیادہ لوگ ہیں, نوجوان ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں, جن کے کام کاج پہ اثر پڑا ہے, یا تو ان کو نوکریوں سے نکالا گیا جہاں پہ کہیں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کام کر رہے تھے, اور جہاں سرکار نے سرکاری نوکریوں کے حوالے سے وعدے دیے تھے کہ سرکاری نوکریوں کا جہاں پہ جال بچھایا جائے گا, نوجوانوں کو ملازمت دی جائے گی, وہ وعدے بھی کہیں زمینی سطح پہ دیکھے نہیں گئے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں ضلع بڈگام کے ڈی پی ایس سکول کے حوالے سے. شیخ پورہ میں قائم ڈی پی ایس سکول میں ڈرائیور جو حضرات ہیں وہ اس سکول کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں گاڑی چلاتے ہیں اور بچوں کو سکول تک پہنچانے میں ان کا رول رہتا ہے. آج یہ لوگ سراپا احتجاج ہوئے, سڑکوں پہ آئے, انہوں نے مین روڈ وہاں پہ بند کیا. الزام یہ تھا کہ ڈی پی ایس جو وہاں پہ انتظامیہ ہے وہ ان کو نوکری سے ٹرمینیٹ کر رہے ہیں, اگرچہ ایک قانون کے تحت جو لیبر لا ہے اس کے تحت ان کو نہیں نکالا جا سکتا ہے, اس کے باوجود بھی انتظامیہ نے فیصلہ لیا کہ ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جائے گا, ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ سالوں سے اس سکول کے ساتھ, اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک رہے, آج یہ فیصلہ ان کو کیسے قبول ہو سکتا ہے. ڈرائیور حضرات نے گلستان نیوز کے ساتھ بات کی, ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. میں پچھلے 7-8 سالوں سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. میں یہ نہیں ہتا کہ یہاں پہ آدھے ڈرائیور سے جو 13-14 سالوں سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ, تو 15 سپٹمبر کو انہوں نے میسیج ایسی ہی چھوڑی کہ یو ول بی ٹرمینیٹڈ آل ڈرائیورس اینڈ کنڈکٹرز. تو پھر ہم نے مینجمنٹ سے بات کی کہ پرابلم کیا ہے. انہوں نے بولا ہماری فائنینشیل کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے ان کو بولا کہ مارچ تک آپ ہماری سیلری نہ چھوڑیے, یہاں تک کہ جب تک سچویشن پوری کنٹرول میں نہ آئے, ٹھیک نہ ہو جائے. تو انہوں نے بولا کہ ہم مشورہ کریں گے. تب سے یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. تو پچھلے تقریباً 1 مہینہ ہوا کہ انہوں نے ہماری گریجویٹی بھی چھوڑ دی, اور ہمارے زبردستی ایسی اکاؤنٹ میں گریجویٹی چھوڑ دی. تو پھر ہم نے ان سے بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کچھ نہیں بولا. ابھی ہم سے چابی اور کاغذ مانگ رہے ہیں گاڑیوں کی. ہم انہیں بولنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, ہمیں بولیے کہ صحیح میں مسئلہ کیا ہے. آدھے بول رہے ہیں کہ ان کو نئے ڈرائیور لانی ہے باہر سے, یہ بہاری وہاری لانی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے. ہم لیبر آفس گئے, ہم نے ان کو کیس بھی کیا ہے. یہ وہاں پہ آتے ہی نہیں خود, ایسے ہی کسی بندے کو بھیج دیں, آپ جاؤ وہاں پریزنٹ ہو جاؤ. کورٹ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پریزنٹ ہو جاؤ, باقی یہ خود نہیں آ رہے. جی ہمارا پی ایف کرتا ہے, وہ بھی یہیں پہ جمع ہے. فی الحال یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. آج ہم سے چابیاں مانگ رہے ہیں, یو ول بی ٹرمینیٹڈ. یہ خالی بول رہے ہیں یو ول بی ٹرمینیٹڈ. ہماری فیملی, ہم کیا کریں گے؟ میری بھی فیملی ہے, میرے بچے, آدھے ڈرائیورس کو یہاں پہ لون ہے. ہمیں بول رہے ہیں آج کل تک ہم مشورہ کریں گے, شام کو میسج چھوڑ رہے ہیں چابیاں لاؤ, گاڑیوں کے پیپرز لے آؤ. ہماری گریجویٹی چھوڑ دی, جس کی گریجویٹی بن گئی ان کو چھوڑ دیا. یہ پالیٹیشین پاور چلا رہے ہیں یہاں پہ, پتہ ہی نہیں کیا چل رہا. چلیے, ڈرائیورز کا احتجاج ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا, اس حوالے سے ہم نے انتظامیہ سے وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی. ٹیلی فون کے ذریعے ہم نے ان سے بات کی, ان کو کہا کہ آپ میڈیا کے سامنے آئے اور جو ڈرائیور حضرات کے آپ کے خلاف جو ناراضگی ہیں ان کا جواب دیں. اگرچہ وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے, انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا, پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو لیبر لاز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے, جو آلریڈی انہوں نے لیبر کمشنرز کے ساتھ, جو ان کے ڈسٹرکٹ کے منسلک لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے, اس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. اب آج یہاں پہ سرکاری تعطیل ہے, آج سرکاری چھٹی ہے, اس وجہ سے ہم جو لیبر کمشنر ہے, اسسٹنٹ لیبر کمشنر بڈگام ہے, ان سے آج ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے. وہ اپنے آفس میں آج موجود نہیں تھے, ورنہ اس بات کو ہم وہاں تک بھی لے جاتے ہیں کہ کیا واقعی میں لیبر قانون کے تحت ان ملازموں کو, ان ڈرائیور حضرات کو, ان غریب ڈرائیوروں کو نوکری سے نکالا گیا ہے, جو سال بھر اس سکول کی خدمت کرتے آئے ہیں. اور آج جب یہ فیصلہ آیا تو ان کے اہل و عیال پہ, ان کے جو گھریلو جو زندگی ہے اس پہ کتنا اثر پڑے گا, کیونکہ سال بھر انہوں نے اپنا جو وقت ہے وہ اس سکول کو دیا ہے, اور آج سکول نے فیصلہ لیا ہے ان کو نوکری سے نکالنے کا. ناظرین, آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے تعمیر و ترقی کے حوالے سے, سرکار کے وعدوں کے حوالے سے. سرکار وعدے کرتی ہے اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے زمینی سطح پہ کام نہیں کیا جا رہا ہے. ابھی سردیوں کا موسم پوری طرح شروع نہیں ہوا ہے, اور جموں کشمیر کی بات کریں, خاص کر کشمیر کی اگر ہم بات کریں, تو یہاں پہ بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی ہے. ہندوارہ کے مین ٹاؤن میں لوگوں نے احتجاج کیا اور شکایت کی محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف. ان کا کہنا ہے کہ سردیوں کا موسم ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوا ہے, مگر پورے ہندوارہ کی بات کریں تو یہاں پہ بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے سرکار سے یا انتظامیہ سے اس حوالے سے ڈیمانڈ کی ہے کہ لوگوں کو معقول طور بجلی سپلائی کی جائے, جو سرکار نے وعدہ کیا تھا. یہاں تو کبھی بجلی ہی نہیں ہوتی ہے, بجلی اس کا کنٹینیو آنکھ مچولے ہو جاتا ہے. کاروبار اس سے بالکل متاثر ہوا ہے. کوئی فیکٹری, کوئی پرنٹنگ پریس ہے ہمارا, کوئی چیز نہیں جو ہمارا سب کچھ
ठप बैठा है, बेकार पड़ा है। हमारे मुलाजिम हैं, हमें उनको तनख्वाह भी देना है। जब हमने काम ही नहीं की तो मुलाजिम को कैसे कहाँ तनख्वाह देंगे? और हमें ऐसा मतलब कोई कस्टमर आता है, हम उसको तकरीबन उसको जल्दी जल्दी होती है, लेकिन हम उसको कब आज कोई टाइम नहीं दे सकते, परफेक्ट टाइम नहीं दे सकते हम उसको कि हम आपको कब काम तैयार करके देंगे। ये हमारी इतनी प्रॉब्लम है। देखिए इस पर कितना बोझ है। पावर नहीं है, पानी भी नहीं आता है। जब मोटर नहीं चलता है तो पावर नहीं होता है, तो पानी भी नहीं आता है। और जब हम देखेंगे तो कारोबारी इस वक्त तो ऑनलाइन गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन लिखा है, बनाया है, लेकिन वो है ही नहीं। बिजली फीस की बात करें, बिजली फीस तो आप भरते हो, तो बिजली आप कभी यहाँ पे देखते हैं किस तरह की जो है जो कारोबार पे असर पड़ता है। देखिए जो तो हमें कंटिन्यू मंथली हमारी बिल आती है, वो देखिए नियर अबाउट 90-95% इसका बिजली इस वक्त अदा करते हैं। आप रिकॉर्ड देखिए इसका, तो बिजली का कंटिन्यू हम ये बिल भरते हैं। नाज़रीन, बात एहतिजाजों की हो रही है। इधर निहालपुरा पट्टन के लोगों ने एहतिजाज किया और पीने के पानी के हवाले से उन्होंने एहतिजाज किया कि इलाके में लोगों को सही मानों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अब जल शक्ति महकमे के जो एहलकार हैं वो इस पे किस तरह काम कर रहे हैं लोगों तक सही पानी पहुंचाने के हवाले से, इस हवाले से लोगों ने बात की है। ये जो पाइपें हैं तकरीबन पिछले 60 साल पहले लगी हुई है, तो आज तक हम 100 बार 150 बार यहाँ PHE पटन गए, बारामूला गए, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे। तो इसके बरकस इसमें जो वो मतलब पाइपें ख़राब है, हम अच्छी पानी नहीं पी रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने तकरीबन 150 बार हर रोज़ PHE के बारे में एहतिजाज हो रहा है। एहतिजाज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काम करने वाले बंदे हैं ही नहीं। जैसे कि यहाँ AEE जब से आए वो यूनियन लीडर हैं, जो इसमें JE साहिबान है वो भी यूनियन लीडर है, वो उसी पिट्ठे पे चल रहे हैं। तो यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहे। फिल्ट्रेशन तकरीबन पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है, हम विदाउट फिल्ट्रेशन पानी पी रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आप हर रोज़ यही मसला हो रहा है कि पानी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि गंदा पानी होता है सिर्फ विदाउट फिल्ट्रेशन पानी। अब आपकी डिमांड क्या है? डिमांड तो यही है कि हमें 100 बार 200 बार गए कि ये जो पाइपें हैं ये चेंज होनी चाहिए। तो अलाटमेंट 3 बार हुई है, 3 बार हुई है, उसके बरकत भी काम नहीं कर रहे। बस यही गुजारिश है कि आपकी वसादत से हम ये मतलब बात आगे पहुंचाना चाहते हैं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे पंचायत एक्ट के हवाले से। सरकार ने फैसला लिया पंचायत एक्ट में तरमीम करने का और उसके तहत अब हर एक अजला में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया, जहां पे अब इलेक्शंस होंगे और फिर बोर्ड का बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन बनाया जाएगा। ये सरकार ने फैसला लिया और इन इलेक्शंस के हवाले से अब तैयारियां भी की जा रही है। इधर पंचायत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता BDC मेंबरान ने या पंच या सरपंचों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज किया। उन्होंने कहा कि पंचायत एक्ट में तरमीम जो की गई है वो जो फैसला सरकार का है वो कबूल नहीं है। इन लोगों का और क्या कहना है इस कानून के हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। आज हमारा ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, ये यही नहीं हो रहा है, ये जम्मू में भी हो रहा है और यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। जो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाने का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ये जो है कौंसिल की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाने का, उसमें जो BDCs और पंचायत राज एक्ट जो था उसमें तरमीम की गई। ऑलरेडी अगर 73 अमेंडमेंट या 74 अमेंडमेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुई, तो उसी की कड़ी में एक ये था कि BDC जो हैं वो चुनेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल बोर्ड का चेयरमैन। तो आज जो है इन्होंने उसमें भी 73 अमेंडमेंट भी और अमेंडमेंट कर दी, जो कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में नहीं है। BDC जो है अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो ज़िला परिषद जो का चेयरमैन चुनते थे, तो ये फर्स्ट टाइम जो है जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो यहाँ पे ये बनाना चाह रहे हैं, ये हमें वाज़ा कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये किस हिसाब से बना रहे हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस क्या रहेंगी और BDCs की क्या रहेंगी। हम इसके खिलाफ नहीं है, जो ये इलेक्शन हो रहा है हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो BDCs के साथ जो एक वादा था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमें जो राइट्स दिए गए थे, हमें जो पावर एम्पावर किया गया था, तो मुझे लगता है हमारे साथ हक तलफी हो रही है। और हमारी जो है मोदबाना गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अगर BDCs
को आपने जो इख्तियारात दिए थे अब उनसे जो है हमसे जो है छीने जा रहे हैं। पंचायत रूह की एक्ट से, पंचायत एक्ट की रूह से जो यहाँ के पंचायत को जो एम्पावर किया गया था, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर जो है हमारे हुकूक जो है छीने जा रहे हैं। नाज़रीन, बात तामीर व तरक्की की हो रही है, बात पीने के पानी के हवाले से हो रही है, बिजली के हवाले से हो रही है और सड़कों के हवाले से हो रही है, और जहां कहीं पुल बनाने की ज़रूरत है उनके हवाले से बात हो रही है। हम बात करेंगे ज़िला अनंतनाग के दुशनीपोरा की। दुशनीपोरा से एक रास्ता जो जा रहा है खोरीपोरा की तरफ जा रहा है और ये इन दोनों इलाकों को मिला रहा है। सड़क पे ब्रिज नहीं है, जहां पे इस पे थोड़ा बहुत काम शुरू किया गया था और साल 2009 से लेकर अभी तक 11 साल तकरीबन हो गए इस ब्रिज पे जो काम चल रहा है वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत काम हुआ, हम कह सकते हैं ब्रिज ज़ेर तामीर है, मगर तामीर जो है वो नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत इस पे काम किया जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। 11 साल तक सरकार की नज़र, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र इस पुल पर नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं। पत्मो 50 वरियो पे डिमांड बहुत तेल लोकुट ये कदलस डिमांड गसान पत अंदो 50 वरियन क्या अलबत् 2013 मज कर एक सरकार तम दो मिली जुली सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस तम आई तमो कोर ये कदलस इब्तिदा 2013 कत ये जन यह कदल दोन इलाकन दक्षिण पोरिस तो खोड़ पोरिस पानवे बमकाम नंबल तो सीर अलावन पानवे गोडनथ कर तम सात क्या अफसर सो सो दान दी यतन कदल दिन होतन हेरकन ततन दरिया ओर योर चालान क्या रुको तिमन कम दोप ये मे दिव यह कदल तिमन तम सात फायदे तम सात सह ठेकेदार तमिस पोस जान तमिस लुकन खिदमत कर तमें पन्नी मशीन लाजन लिदर खानस तम पोस योत मकल खेत पिलर 4 कर खड़ा तत पे वोत 2013 पे हर कुन सरकारस पत पकन डिमांड करान हे यह कदल दीतो ये जन यपर कि सिर्फ 5 मिनट लगान सीर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मेहरबानी कर गवर्नर सरकार अपील करान ये नंबर 2 सीर कदलस लागतन वनस कम यह करतन यह कदल। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।